to everyone. So let's start atomic structure. तो मैं कल आप लोग से आप लोगों ने बात किया था कि परमाणु के बारे में, परमाणु पदार्थों के बारे में। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है और परमाणु का डाल्टन्स मॉडल बताया था जो फेल हो गया था। और उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जैसा कि बात किया था जब सर जे थॉमसन, और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। यहाँ तक हम लोगों ने आपसे बात किया था। तो मैं आपको आज एटॉमिक मॉडल बताऊंगा। अब यही परमाणु सिद्धांत पर आधारित एक मॉडल प्रस्तुत किए थे तीन वैज्ञानिकों ने। बेसिकली कौन कौन? एक थे सर जे थॉमसन, जे थॉमसन के बाद आए थे रदरफोर्ड, उसके बाद आए थे नील्स बोर। तीन वैज्ञानिकों ने अपना अपना मॉडल प्रस्तुत किया। जो नील्स बोर का मॉडल जो था आधुनिक मॉडल था, जो अभी तक वैलिड है, जो मॉडल जो है अभी तक वैलिड है उसका। और लेकिन उसके बाद पहला मॉडल किसने आया था? सर जे थॉमसन मॉडल। सर जे थॉमसन की बात करेंगे, सर जे थॉमसन मॉडल, इसकी बात मैं आज करूंगा। सर जे थॉमसन मॉडल, इसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। इन्होंने, इस वैज्ञानिक ने यह बताया कि हमारे जो न्यूक्लियस है, ये इसमें न्यूक्लियस है, ये कोई प्रोटॉन है, प्रोटॉन में कुछ इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है धंसे हुए होते हैं इसमें, और कुछ जो है जो उसके बाहरी कक्षा में जो धनावेशित आवेश है, धनावेशित आवेश भी है, जो पॉजिटिव चार्ज जो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। जैसे तरबूज आप लोग देखते होंगे, तरबूज में बीज होता होगा, वो धंसा हुआ रहता है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी जो था इस परमाणु में धंसा हुआ था। जो कुछ समय के बाद यह सिद्धांत जो है कि ज्यादा दिन तक वैलिड नहीं रहा। कुछ दिन बाद ये कोई इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ न होने के बावजूद ये हमारा मॉडल क्या हो गया? फेल हो गया। सर जे थॉमसन मॉडल को कौन सा मॉडल बोलते हैं? तरबूज मॉडल भी बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इस परमाणु में धंसे हुए होते हैं और इसको बैलेंस करने के लिए धनावेशित चार्ज होता है जो इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करता है। तो उसके बाद आए जब ये मॉडल फेल हो गया तो दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल है। रदरफोर्ड में क्या होता है आप लोग ये इसको लिखेंगे, रदरफोर्ड मॉडल। देखिए रदरफोर्ड मॉडल जो बताया कि उन्होंने एक अल्फा किरण के थ्रू, अल्फा कणों की किसी एक सोने की पन्नी ली, जिसकी जो है डायमीटर बहुत कम, जिसका व्यास 0.0004 सेंटीमीटर, बहुत कम व्यास पर अल्फा किरणों की बम्बार्डिंग, इस पे हमारे एटम पे अल्फा किरणों की बम्बार्डिंग, जिसमें जब इसने बम्बार्डिंग की तो उन्होंने देखा कुछ ये इस तरीके से नहीं, मान लीजिए ये कुछ जगह पर इस तरीके से कुछ ये देखिए जी, ऐसे करें। यहाँ जब इन्होंने इस एटम पे बम्बार्डिंग की अल्फा किरणों की, इसमें देखे तो इसमें तीन चीजें पाए। तो इसमें कुछ जो थे किरण सीधी निकल गई और कुछ किरणें जो है अपने मार्ग से डाइवर्ट हो गई, बाहर चली आई, क्योंकि इसके अंदर क्या था? कोई रहा होगा न्यूक्लियस वगैरह, जिसके कारण ये बाहर चली आई। और कुछ जो है अपने मार्ग से विक्षेपित हो गई। ये इन्होंने इस तरीके से पाया और इसी के अनुरूप अपने सिद्धांत दिए। इन्होंने सिद्धांत क्या किया? इन्होंने सोचा कि यार कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ किरणें जो है सीधी निकल जा रही है, कुछ हमारी वापस चली जा रही है, कुछ अपने पाथ से डाइवर्ट होकर सीधी इधर चली जा रही है, ऐसे करके कुछ ऐसे सीधी चली जा रही है। इन्होंने ये पाया। तो इन्होंने बताया कि हमारे एटम में कोई न कोई ऐसा भाग है जिसका व्यास कुछ ऐसे कण है जिसका व्यास जो है पूरे एटम से ज्यादा है,
जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारी ये चीज वापस चली आ रही है। और कुछ और इस सोने के पतली परत में कुछ ऐसी भी जगह है जो खाली है, जो सीधी निकल जा रही है, कुछ जगह नहीं है यहाँ कुछ जो अपने मार्ग से डाइवर्ट होने के लिए कुछ जगह नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उसे जगह मिल रहा है और सीधी निकल जा रही है। कुछ अपने मार्ग से उसको पाथ न मिलने के बाद अपने मार्ग से क्या हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं, डाइवर्ट हो जा रहे हैं। इन्होंने ये सोचा कि जब देखा कि यहाँ पर हमारे जो किरणें जो है वापस आ रही हैं, इन्होंने एक बताया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक धनावेशित चार्ज है, धनावेशित चार्ज है। जब ये वापस क्यों आया, कोई ना कोई धनावेशित जो है कोई ना कोई कण है जिसका व्यास बहुत कम है। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव नाभिक है, इसको न्यूक्लियस बताया। ये न्यूक्लियस है जो इस पूरे अल्फा किरण को क्या कर रहा है, ये उन्हें वापस भेज दे रहा है। कुछ जगह पर खाली जगह है, जिसके कारण ये बताया कि इस नाभिक के कुछ ऐसे पार्ट में कुछ एक कण है जो इसकी चारों तरफ क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। इन्होंने इस मॉडल से अनुभव बताया कि इसमें कुछ ना कुछ कोई एक कण है जो इसके चारों तरफ क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। और इन्होंने ये दो बातें बताई, इन दो इस मॉडल के अनुरूप इन्होंने क्या क्या बातें बताई देखेंगे। क्या क्या बताई कि परमाणु में एक कोई न कोई एक नाभिक होता है, परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक होता है। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि इस एटम के, इस परमाणु के चारों तरफ एक कण चक्कर लगा रहा है, चारों तरफ एक कण चक्कर लगा रहा है, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन। चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया, लगा रहा है, जिसका नाम इन्होंने इलेक्ट्रॉन। जब ये मॉडल इन्होंने दिया तब तक हमारे, जब ये मॉडल इन्होंने दिया तब तक हमारे केवल दो ही चीजों की खोज हुई थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। तो उसमें उस टाइम न्यूट्रॉन की कोई खोज नहीं हो पाई। तो न्यूट्रॉन, उसके बाद जो देखा गया जो नाभिक होते हैं ये कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन जो है वापस चली आ रही है। अल्फा किरण की बम्बार्डिंग की, जैसे अल्फा किरण का पॉजिटिव चार्ज ही होता है, अल्फा किरण का पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जब पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से जब सेम आवेश दोनों एक तरफ जाएंगे तो क्या होंगे, वापस चले आएंगे। उन्होंने देखा बाहर चले आ रहे हैं, यही इस नाभिक में क्या होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, इसी नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे हम प्रोटॉन बोले। तो इन्होंने, तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद वैज्ञानिकों ने रिसर्च करने के बाद ये पाया कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो है लगातार घूमते रहेंगे, इस इलेक्ट्रॉन जो है इस लगातार इस नाभिक में जब घूमते रहेंगे, एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी एनर्जी, एक ऐसा टाइम आएगा, देखेंगे ऊपर से इन्होंने ये बताया कि खोज के अनुसार एक ऐसे ये नाभिक है, नाभिक एक इलेक्ट्रॉन इसे हमेशा मूव करता है चारों तरफ। एक ऐसा टाइम आएगा इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी खत्म होगी, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म होगी तो ये जाकर नाभिक में गिर जाएगा, जिसके बाद परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इस परमाणु का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तब इस कमी को दूर करने के लिए कौन आए, इस कमी को दूर करने के लिए आए नील्स बोर, अपना एक मॉडल लाए नील्स बोर। नील्स बोर ने ये बताया कि क्या, नील्स बोर मॉडल, नील्स बोर मॉडल ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के चारों तरफ उन्हीं कक्षाओं में मूव करेंगी
जो कक्षाएं एक पूर्ण गुणज में हो, इंटीजर फॉर्म में हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये होगा। एक पूर्णांक में होगी जो कक्षाएं उन्हीं में मूव करेगा। जैसे 1.1 जो कक्षा होगी उसमें मूव नहीं करेगा, अनंत कक्षाएं वैसे हो सकती है, कहां तक मूव करेंगे, उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो है इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन से पूर्ण कक्षाओं में ही घूम चारों तरफ क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे इस प्रोटॉन के चारों तरफ। जब आए जब इसको टाइम के बाद ये चक्कर लगा लेंगे तो कुछ टाइम के बाद जब न्यूट्रॉन की खोज हुई, न्यूट्रॉन की जब खोज हुई तो इन्होंने पाया कि न्यूट्रॉन पर जो है कोई चार्ज नहीं होता, चार्जलेस होता है, उस पर 0 चार्ज होता है। तो इसको हम इसमें रख दिए, इसको हम नाभिक पे ही रख दिए, इसको हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यही पर रख दिए नाभिक पे। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज था, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं था, उस पर चार्जलेस था, लेकिन इसका मास जो है ज्यादा था इस प्रोटॉन से, थोड़ा और ज्यादा था, ये लगभग क्या था, बराबर ही था मास द्रव्यमान। तो इन्होंने बताया कि ये इसके चारों तरफ उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जो कक्षाएं पूर्ण गुणज में, ये इतना मॉडल होगा। तो इनका जो मॉडल था सही था, इनका मॉडल जो था परमाणु मॉडल सही था। तो इनको जब ये खोज होने लगी थी एटम के तत्वों की जब खोज होने लगी थी, ये सर जे थॉमसन मॉडल के बाद कौन आए थे, रदरफोर्ड के मॉडल में जब तत्वों को एक जगह पर निश्चित करने की बात सोची गई तो उस मॉडल के अनुरूप तत्व को एक जगह पर फिक्स नहीं किया जा सकता था। तब नील्स बोर ने उस कमी को दूर किए और तत्वों को एक जगह निश्चित स्थान फिक्स करवाया। तो उसके बाद आए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही अब हमारे आते हैं परमाणु क्रमांक की बात, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, इसी बात कर लेते हैं। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर की बात करें। एटॉमिक नंबर क्या चीज होते हैं, जो हमारे नाभिक थे, नाभिक में कौन थे, बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, जो इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा था, इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगा रहे थे चारों तरफ, ठीक है। अब नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ये क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होती है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाएगी, परमाणु क्रमांक। संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। उसके बाद आती है द्रव्यमान संख्या के बाद। अब यही प्रोटॉन की संख्या, ये प्रोटॉन की संख्या जो है क्या कहलाएगी, ये परमाणु क्रमांक। और द्रव्यमान संख्या की बात करें तो द्रव्यमान संख्या की बात करें, यही प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस पे द्रव्यमान होता है, चार्ज नहीं होता। चार्ज न होने के बावजूद इसे प्रोटॉन की संख्या को इसमें परमाणु क्रमांक में काउंट नहीं करते। द्रव्यमान होने के बावजूद कुछ द्रव्यमान होने के बाद होने की वजह से इसको द्रव्यमान संख्या में काउंट किया जाता है। प्रोटॉन की संख्या और द्रव्यमान की संख्या के योग को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। तो ठीक है, कल से हम बात करेंगे समस्थानिक और संभारिक के बारे में। तो आज आप लोग इसके चैप्टर के बारे में आप बुक में पढ़िएगा, बुक में पढ़ने के बावजूद कल पढ़ के आएंगे तो कल नेक्स्ट बात करेंगे समस्थानिक और संभारिक के बाद। और आप लोग जब इस मॉडल को बुक से एक बार फिर से पढ़िएगा, जो ना समझ में आए कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।